बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका टॉपिक जो है वो रिलेट करता है सॉवरेनिटी। ठीक है, ये एक स्टेट का नहायत ही अहम एलिमेंट तस्वर किया जाता है। इससे मुराद लेंगे हम हाकमियत आला। ठीक है, या इससे हम दूसरे लफ्ज़ों में मुराद लेंगे कि मुक़्तदरे आलम। ठीक है, ये मैं आपको इसको उर्दू में मैंने आपको इसकी मैंने बताई है, जिसके मीनिंग्स जो हैं वो सॉवरेनिटी के मीनिंग्स क्या हैं। सॉवरेनिटी जो है ये सॉवरन से जो है ये इसको इस तरह को लिया गया है। तो सॉवरन का जो मतलब है वो है खुद मुख्तार होना। ठीक है, किसी भी मामलात में खुद मुख्तार होना। तो द वर्ड sovereignty has been derived from the Latin word sovereignus। ये लातीनी ज़बान से ये लफ्ज़ जो है इसको ड्राइव किया गया है सॉवरेनिटी को। इसके मतलब है कि superior to all, हर किसी से जो आला वरफा होना। ठीक है, in order to be treated as state, several elements are required and sovereignty is perhaps the most important element। ये स्टेट से जो एलिमेंट्स जो तश्कील देते हैं एक स्टेट को, उनमें नहायत ही अहम एलिमेंट जो है वो सॉवरेनिटी का एलिमेंट है। तो इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, द लिबरल्स, conservative, socialist, all types of thinker view it in their own respective ways, and this finally has resulted in different concepts about it। कि जो लिबरल थे या कंजर्वेटिव माइंड के थे या सोशलिस्ट माइंड का जो मकतबा फिक्र था, उनके अपने अपने जो हैं वो नज़रियात हैं सॉवरेनिटी के बारे में, हाकमियत आला के बारे में। तो इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने डिस्कस करना है कि कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन बॉडेन। जीन बॉडेन जो था वो एक पॉलिटिकल मुफक्कर था। ठीक है, स्कॉलर था। उसने इसको पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट में इसको डिस्कस किया है। इट्स counterpart concept however can be traced even in ancient political ideologies। the concept of super power के जो कदीम कंसेप्ट हैं, जो कदीम आइडियोलॉजी या नज़रियात हैं, उसमें भी सॉवरेनिटी का कंसेप्ट पाया जाता है उसके मुताबिक। तो वो कहता है कि जी इससे मुराद एक सुपर पावर लेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना, इक़्तिदार का हासिल होना। For instance, is found in the political writing of Aristotle। Similarly, the concept of philosopher king as depicted in the Republic of Plato। ठीक है, जो Republic of Plato बुक लिखी उसमें इसको सॉवरेनिटी के जो तसव्वुर को है वो उसने किंग से माखूज किया, बादशाह से माखूज किया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मगरबी तहजीब थी, मगरबी मुआशरा था, वहाँ पर पहले बादशाह का तसव्वुर था, किंग का तसव्वुर था। तो जो यूनानी ग्रीक तहजीब जिसको कह लें हम मुआशरत, उसमें भी जो रियासत के अमूर चलाए गए उनमें भी सॉवरेनिटी को मद्देनज़र रखा गया। जो रोमन तहजीब थी, ठीक है, उसमें भी सॉवरेनिटी जो थी, इक़्तिदार आला जो था, उसको अहमियत दी गई। उसके बाद हम देखेंगे कि एक यहूदी तहजीब, ठीक है, जो उनके जो दौरे हुकूमत थे उनमें भी बादशाह का तसव्वुर था। फिर आगे आ रहे हैं आप इसको कि इस्लामिक कंसेप्ट,
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक़्तिदार आला है, तो इक़्तिदार आला जो इस्लामिक जो पहली कह लें रियासत थी, रियासत मदीना का तसव्वुर जो था वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया। तो उसमें भी जो सॉवरेनिटी थी, ठीक है, उसके तसव्वुर को एक्सप्लेन किया गया कि तमाम इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक़्तिदार का मंबा है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो उस माशरे में उस रियासत में रहने वाले अवाम हैं वो उन इख्तियारात को बतौर अमानत इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दी। तो फिर उसके बाद खिलाफत का एक सिलसिला चल निकला, चारों खुलफाए राशिदीन आए, बनु उमय्या की खिलाफत आई, बनु अब्बास की खिलाफत आई, फिर इस तरह एक खिलाफत उस्मानिया आई। तो उसके बाद अब जदीद मॉडरेट दौर में हम आ जाएंगे। तो जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का वजूद आया, ठीक है, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से एक अलहदा रियासत के तसव्वुर के तौर पर उभरा। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इसको मुलाजा करेंगे तो 1947 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यू बॉर्न स्टेट थी, तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो कायदे आज़म ने अपनी सियासी बसीरत को मद्देनज़र रखते हुए जो 1935 का एक्ट था, ठीक है, जो अंग्रेज़ ने बरसगीर पाक व हिंद में इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए नाफिजुल अमल किया था, उनमें कोई ज़रूरी तरमीम करके पाकिस्तान के अमूर को चलाने के लिए 1935 का एक्ट जो है वो नाफिज किया। उसके बाद इर्तकाई अमूर तय करते, मनाज़र तय करते हुए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, फिर उसमें 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब जो आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा है 1973 का, उसमें जो उसका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में करारदार मकासद को नहायत अहमियत दी गई है। उसकी इब्तदाइया में प्रीएम्बल से हम मुराद लेंगे उसका इब्तदाइया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क का नाम रखा गया, इस रियासत का नाम रखा गया। इस रियासत को जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स तश्कील देते हैं उनमें सॉवरेनिटी का जो तसव्वुर था, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर की गई कि तमाम इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, और इसमें रहने वाले बाशिंदे जो हैं वो तमाम इख्तियारात को बतौर अमानत इस्तेमाल करते हुए इस रियासत के अमूर को चलाएंगे। तो इसमें अब आपको सॉवरेनिटी का जो तसव्वुर है, सॉवरन होने का जो तसव्वुर है, वो मेरे ख्याल में कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया है इसमें। तो इसमें आगे आके वो कहता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म ऑफ सॉवरेनिटी, फर्दर इसको इंटरप्रेट करता है कि अकॉर्डिंग टू जेन गॉर्डन डिफाइन सॉवरेनिटी एज ए सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, कि ये एक सुपर पावर है इसको जो किसी भी रियासत के शहरियों के ऊपर जो है वो तसव्वुर की जाएगी। तो इसी तरह इसको डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू गार्नर। फिर इसमें सॉवरेनिटी के बारे में जो व्यूज़ दिए गए हैं वो फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसमें अपने व्यूज़ डिस्कस किए हैं। इसी तरह कंट्रैक्ट थिंकर्स थॉमस हॉब्स ने इसमें अपने व्यूज़ को डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद ये जो अपने व्यूज़ उन्होंने पॉलिटिकल थिंकर्स ने डिस्कस किए वो इस नताइज पे पहुँचे कि सॉवरेनिटी जो है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी क्या काइंड्स होनी चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, उस
उसमें उन्होंने इसको जो 3 कैटेगरीज में उसको लेके आए हैं। इसमें फर्स्ट है एक्चुअल सॉवरेनिटी, सेकंड है डिफेक्टो टू डी यूरो सॉवरेनिटी, थर्ड है पॉपुलर सॉवरेनिटी। एक्चुअल सॉवरेनिटी क्या है? एक्चुअल सॉवरेनिटी ये है जो हकीकी तौर पर किसी रियासत के अवाम जो है वो किसी शख्सियत को मुक़्तदर आला माने, हाकिमियत का तसव्वुर दें। जैसे पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहत जब पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मुल्क का आईनी सरबराह है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह जो इंतज़ामी अमूर चलाते हैं इस मुल्क के, ठीक है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म के पास इंतज़ामी इख्तियारात हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा पावर्स का हामिल तस्वर किया जाता है। जो सॉवरेनिटी का तस्वर है, जो इक़्तिदार आला का तस्वर है, वो पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट तश्कील देता है मुख्तलिफ एग्जेक्टिव अमूर को चलाने के लिए। वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अपने कैबिनेट में अपने वज़रा का तबादला करता है। तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसमें अपने जो है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अपनी ममलिकत के मफाद के लिए, ठीक है, उसकी एक बेटरमेंट के लिए जो है उसको आगे लेके चलते हैं। तो किसी भी ममलिकत को चलाने के लिए जो है वो तीन किस्म के जो हैं वो एलिमेंट नहायत ही नुमायां किरदार अदा करते हैं। उसमें पहले नंबर पर हम लेंगे कि लेजिस्लेटिव, ठीक है। सेकंड हम इसमें लेंगे एग्जेक्टिव, थर्ड हम लेंगे इसमें जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेटिव है इनका क्या किरदार है? इन्होंने किसी ममलिकत के अमूर को चलाने के लिए इन्होंने कानून साजी करनी है, कवानीन बनाने हैं। हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव का तस्वर है हमारी कंट्री में, यहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट, ये दोनों कंसिस्ट करते हैं पार्लियामेंट में। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट से क्या मुराद है, तो पार्लियामेंट आप कहेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट और सदर पर मुश्तमिल। ये तीनों मिलकर लेजिस्लेटिव अमूर जो हैं उनको पाए तकमील पहुँचाते हैं। कौमी असम्बली से हम मुराद लेंगे ईवान ज़ेरीन आपके रियासत का। सेनेट जो है वो ईवान बाला तस्वर किया जाता है। कोई भी कानून साजी अगर होगी तो वो कौमी असम्बली में
उसके अंतर्गत मसवदा कवानीन या मसवदा कानून पेश किया जाएगा, जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ कमेटीज़ में उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उसको ऊपर लेके आया जाएगा और 2/3 अक्सरियत के साथ, या अगर सादा अक्सरियत उसके लिए रिक्वायर है तो उसको मंजूर करके उसको ईवान बाला सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। सेनेट उसमें देखेगा कि ये जो बिल हुआ पेश नीचे से मंजूर होके आया है, तो वो उसके ऊपर जो है वहाँ भी डिस्कशन की जाएगी। वहाँ पर डिस्कशन होगी, अगर वो वहाँ पर भी अप्रूव हो जाता है तो वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर साइन कर देगा, तो उसको एक मुसलमान कानून की हैसियत हासिल होगी। अब जो लेजिस्लेटिव है इसने क्या करना है, इसने जो कानून साजी करनी है वो रियासती अमूर को चलाने के लिए कानून साजी करनी है, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो कवानीन हैं, जो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कानून साजी करें। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जो एक लेजिस्लेटिव का फंक्शन है किसी रियासत में। अब जो कानून साजी तो हो गई, इन्होंने क्या करना है, कानून साजी करनी है, ठीक है। ये कानून साजी हो गई, मैंने आपको बता दी। अब पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर 4 सूबों पर मुश्तमिल एक हुकूमत, वफाकी हुकूमत का तस्वर पाया जाता है, और हर सूबे में एक प्रोविंशियल जो है वो सूबाई हुकूमत में मौजूद है। ये जो मैंने पहले आपको बताया, ये लेजिस्लेशन का जो एस्पेक्ट था वो था वफाकी लेवल पे। अब जो कानून साजी प्रोविंशियल लेवल पे होगी, उसमें भी सूबाई असम्बली जो है वो लेजिस्लेशन करेगी। लेजिस्लेशन करने के बाद कोई बिल पास होगा तो सूबे का जो आईनी सरबराह है वो गवर्नर से सर्वर होगा, ठीक है। अगर किसी वजह से कौमी असम्बली, सेनेट, इन दोनों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट है, उनके इजलास किसी वजह से नहीं हो रहे, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस के जरिए कोई कवानीन किसी भी मुसब्बदा कानून को जो है वो नाफिज कर सकता है। अब कानून साजी मैंने आपको बता दी कि कानून साजी का तरीकाकार क्या है, कानून साजी का पर्पस क्या है, कानून साजी किस लिए होती है, किस लिए की जाती है, ठीक है। अब कानून तो बन गए, अब कवानीन को जो है वो नाफिज करना है। नाफिज करने के लिए जो है वो एग्जेक्टिव है। इसको हम जो कानून साजी है इसको हम मुकन्ना भी कहेंगे, ठीक है। और एग्जेक्टिव जो है इसको इंतजामिया। इंतजामिया से मुराद क्या है? इंतजामिया से मुराद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कैबिनेट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के इंतजामी अमूर को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, जिन्होंने इन कवानीन को नाफिज करने में मुआवनत फराहम करनी है, ठीक है, वो एग्जेक्टिव है। यानी कि लेजिस्लेटिव जो है उसने कानून साजी करनी है, इंतजामिया जो है एग्जेक्टिव, इन्होंने कवानीन का नफाज करना है, ठीक है, ताकि वो कवानीन जो मुल्क में नाफिज किए जाएंगे उसकी मुकम्मल अमलदारी हो।
मुकम्मल तौर पर उन कवानीन को ओबे करें। उसके बाद आ जाता है जुडिकेचर, जुडिशरी का रोल, अदलिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून साजी भी हो गई और उसका नफाज करने के लिए जो है वो एग्जेक्टिव भी मार्ज वजूद पे आ गई, ठीक है। अब उसका नफाज किस तरह होगा? अब उन कवानीन का इतलाक जो है वो अदलिया के जरिए करवाया जाएगा, जुडिशरी के लिए जरिए करवाया जाएगा, ताकि लोगों के राइट्स की वायलेशन ना हो सके, लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है, और लोगों को एक बुनियादी तौर पर इंसाफ और अदल के जो असूलों के मुताबिक जो है वो उनको उनका राइट मिल सके। अब जो जुडिशरी है ये भी इंतहाई अहम पिलर ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जाता है हमारे किसी भी रियासत की अमूर को चलाने के लिए। हमारे मुल्क में जो जुडिशल सिस्टम प्रिवेल कर रहा है उसमें सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तसव्वुर है। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का तसव्वुर है, ठीक है, जो मातहत अदालतें कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स और ये सारे मामला डील किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो है वो वफाकी शरई अदालत का भी तसव्वुर पाया जाता है, जहाँ पर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो हमारा लेजिस्लेटिव इदारा कोई करेगा अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ कोई भी कानून साजी अगर की जाएगी तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए वफाकी शरई अदालत जो है उसको इख्तियार है कि उसको वहाँ पर उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये कवानीन जो है अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के बुनियादी असूलों की नफ़ी करते हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन करेगी वफाकी शरई अदालत, ठीक है, तो उन कवानीन को भी मुसलमान हैसियत हासिल होगी। तो अब मैंने आपको ये 3 बताए हैं जो रिकग्नाइज्ड पिलर्स ऑफ द स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको जो है वो तस्लीम किया जाता है। अब पीछे बच जाती है बात कि आज के मॉडर्न दौर में एक और तस्वर भी आ गया है कि चौथा पिलर भी रियासत का शुमार किया जाता है, जिसको कहते हैं कि मीडिया जो है बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया किस तरह बहुत बड़ी ताकत है कि मीडिया ने जो कानून साजी हो रही होती है उसके मतलब लोगों को अवेयरनेस देनी होती है। मीडिया ने जो एग्जेक्टिव इंतजामी अमूर जो चला रहे होते हैं उनका जो तरीक़ाकार है उनके मतलब आवाम को आगाही देनी होती है। उसके बाद जो जुडिशरी है, जो जुडिशल सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, जो उन कवानीन का इतलाक जुडिशरी के जरिए किया जा रहा है, तो उनके मतलब जो है वो मीडिया ने अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। वो कि रिकग्नाइज प्रिंसिपल ये 3 ही हैं, लेकिन मीडिया को भी एक तसव्वुर किया जाता है कि बतौर 4th पिलर ऑफ द स्टेट जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि किसी भी रियासत की सॉवरेनिटी को कायम करने के लिए जो है 1, 2 और 3 मुकन्ना इंतजामिया और अदलिया, इनका नहायत ही अहम किरदार है। उसके बाद
सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब ये तीनों इदारे जो मैंने आपको गिनवाए हैं, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में इन तीनों इदारों की हदूद क़यूद और इख्तियारात का तयन कर दिया गया है कि ये तीनों इदारे जो हैं वो अपने इख्तियारात के ताबे रहते हुए रियासत के अमूर सर अंजाम देंगे। अपने हदूद में रहते हुए वो जो है वो लेजिस्लेशन करेंगे, अपने हदूद में रहते हुए वो कवानीन का नफाज करेंगे, अपने हदूद में रहते हुए वो जो है कवानीन का तलाक कैसे कराया जाएगा उस स्टैच्यू के। अब जब तीनों इदारों का तयन कर दिया गया है इख्तियारात के बारे में, तो इसकी नहायत ही कहने के बहुत ही बेहतरीन जो खूबी का अमल ये सिस्टम है, उसमें सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है इसको बड़ा अमल करना है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का अमल करना किस तरह है कि अगर ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हमें प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा, ठीक है, तो दूसरा इदारा जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा। इसको हम कह लेंगे तवाज़ुन का भी एक सिस्टम मुराद ले लेंगे इसमें। अगर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट या सेनेट पे मुश्तमिल जो है इदारे जो लेजिस्लेशन करते हैं, तो अगर वो कोई